अच्छा था कि पंच खुद दो खेमों में बट गई। कुछ लोगों का मानना था कि चलिए ठीक है, अब तो जो हुआ सो हुआ, पढ़ाई लिखाई करके आया है और अपने चाल चलन या अपने पहनावा ओढ़ावा में इनका कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, सो इन्हें अब माफ़ कर दिया जाए। अब इन पर कोई जुर्माना या दंडित करना कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है, सो अब इन्हें छोड़ दी जाए। पर कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, अब सो ऐसा है कि ये पंचायत को मानने से इनकार किए निर्णय को, सो इन्हें दंडित किया जाए। तो पंचायत तो खुद दो भागों में बटी हुई थी निर्णय। कुछ लोगों का मानना था कि इन्हें दंडित किया जाए, कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, सो इन्हें छोड़ दिया जाए। तो जिस वजह से पंचायत का फैसला हो नहीं पाया और पंचायत भंग हो गई और वो गांधी जी बरी हो गए। तो इस तरह से वो उस समस्या से भी निजात पा गए, निकल गए। पर अब जो थी कि भाई अब तो बैरिस्ट्री करना कैसे है, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, इस उलझन में थे कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे हम आगे अपनी जीवन को लेके जाएं। फिर स्टार्टिंग होती है, अपने साथी से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि जो भी आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं मुंबई से कीजिए। तो वो मुंबई रवाना होते हैं। तो जिस उद्देश्य से वो रवाना होते हैं मुंबई, पर वो उद्देश्य उनको शायद वहाँ पे भी पूरा नहीं हो पाता है। शायद नहीं, मतलब पूरा ही नहीं हो पाता है कहा जाए तो, क्योंकि डिग्री तो लेना आसान था उनके लिए, डिग्री उन्होंने ले भी लिया, पर अनुभव उनके पास नहीं थी कि आखिर लड़ना कैसे है केस में, कहना क्या है, करना कैसे है, उनको कुछ आइडिया नहीं थी। फिर भी इस उद्देश्य से गए कि क्या पता कहीं कुछ अच्छा बात हो जाए। वो जाते हैं मुंबई। अब मुंबई जा कर के बहुत दिन तक अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते हैं, पर सफलता ऐसा कुछ खास नहीं मिलता। पर एक दिन उनके पास मम्मी बाई का एक मुकदमा आता है और उनके पास पहला ये मुकदमा आता है मुंबई में। जब वो जाते हैं तो मम्मी बाई नामक एक मुकदमा मिलता है और वो मुकदमा छोटी अदालत में थी। इन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो कि कम से कम पहला मुकदमा तो अपने हाथ आया। तो जब वो उस अदालत में जाते हैं तो जब जज को देखते हैं, तो उस वक्त तो जज अंग्रेज उस वक्त हुआ करते थे, तो उनको जब देखते हैं तो ये घबरा जाते हैं और वो घबरा करके उसी वक्त उस केस को वो छोड़ देते हैं लड़ने से। कहते हैं कि नहीं, ये हमारी बस की बात नहीं है, सो हम केस नहीं लड़ पाएंगे, और केस को वो छोड़ देते हैं। केस को छोड़ने के बाद वो अपने दूसरे साथी को दे देते हैं कि लीजिए ये केस आप ही लड़िए, सो हमसे नहीं होगा। और वो घबरा करके, बहुत डरे थे, और घबरा करके वो केस को छोड़ देते हैं, जिस वजह से उनके जीवन का पहला मुकदमा उनके हाथों से निकल जाता है। और फिर वो सोचने लगते हैं कि शायद ये सब हमारे बस की बात नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो वकालत से भी वो मतलब ऊब चुके थे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, अब करें तो क्या करें। एक तो समस्या थी कि आए हुए 3-4 महीना हो चुके थे, दिन प्रतिदिन उनका खर्चा बढ़ता जा रहा था। अब हम क्या करें, कहाँ से इनकम ऑफ सोर्स बनाएं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। पेपर पढ़ने की आदत तो पुरानी थी ही, ये आपको इंग्लैंड से ही वो पेपर पढ़ते थे। तो उस दिन भी वो पेपर पढ़ रहे थे, और पेपर पढ़ने से पहले उनके दिमाग में एक चीज़ का मतलब बैठ गया था कि नहीं, सो हमसे अदालत तो हो नहीं पाएगी ये सब काम, सो हम अंग्रेजी अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी तो जानते हैं, सो इंग्लिश की टीचर हम बन सकते हैं। ये भी मन में ख्वाहिश पाले हुए थे, पर इन्हें क्या पता कि इनकी भी ख्वाहिश बहुत जल्दी टूटने वाली थी। पेपर पढ़ते पढ़ते उनको एक आर्टिकल नज़र आती है एक स्कूल की, जिसमें लिखा हुआ था कि एक इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है। बहुत खुशी हुए और खुश होकर के उस स्कूल में अपनी योगदान देने के लिए जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो इनसे पूछा जाता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है अंतिम। तो
ये बताते हैं मैट्रिकुलेशन कि हम मैट्रिक पास हैं, और उस टीचर की जो योग्यता चाहिए थी पद के लिए वो बीए चाहिए थी। तो एक बार फिर से निराशा हाथ लगी महात्मा गांधी को और टूट जाते हैं और बोलते कि अब हम मुंबई में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ का खर्चा और यहाँ का टेंशन उनको तोड़ दिया था अंदर से। तो अब क्या किया जाए, अब कहाँ जाए? तो अब फिर बोले कि ऐसा करते हैं, चलते हैं, अपना घर ही ठीक है, वहीं चला जाए, वहीं पे कुछ धंधा पानी किया जाए। और फिर वापस वो राजकोट चले आते हैं, जहाँ पे उनके बड़े भाई साहब वकालत का काम किया करते थे। जब उनके पास आए तो इनको छोटी मोटी अर्जियाँ लिखने का काम इनको मिल गया। किसी का कोई दरख्वास्त हो, अर्जियाँ हो, कोई भी मैटर हो, तो उसमें छोटी मोटी बात ये काम किया करते थे, पर इन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिला अब तक। अब जीवन में सबसे बड़ा इनका टर्निंग पॉइंट यहाँ से बनता है। जब ये मुंबई से वापस राजकोट को आते हैं तो जीवन का सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट बनता है, ये टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में इनकी पहली पहचान यहाँ से बनती है, जो ये कभी सोचे भी नहीं थी कि हमारे जीवन में ये पहचान, एक छोटा सा काम हमें इतना ऊंचा और इतना महान हमको बना देगा, कभी सोचे भी नहीं थे। पर समय को जो मंजूर होता है वही वो समय करता है। समय के साथ वहाँ पे काम करते गए। एक दिन उनके बड़े भाई साहब के पास एक अब्दुल्ला सेठ नामक व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में मेरा व्यापार में एक मुकदमा चल रहा है उस संबंध में, सो आप वहाँ पर जा कर के आप हमारी मदद कीजिए, हमारे तरफ से आप वकील बनिए। अब यहाँ सबसे बड़ी बात देखिए ये भी आती है कि उस वक्त भारत तो अंग्रेज़ों के हाथ में था, तो भारतीय साउथ अफ्रीका कैसे पहुँच गए? और एक तो भारतीय नहीं थे साउथ अफ्रीका में, 50 से 60 हज़ार उनकी तादाद हुआ करती थी, और वो शहर था नेटाल, वहाँ पूरा शहर बस गया था। वो जगह में खाली जितने भी थे सब लोग भारतीय ही थे। अब उसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो इंडिया से साउथ अफ्रीका कैसे चले गए, इतने सारे कौन लेके गया, क्या कारण था, वो आपको आगे इस कहानी को मैं रखूंगा। तो वो मना कर देते हैं कि लक्ष्मीदास गांधी मना कर देते हैं कि नहीं, सो हम इतनी फुर्सत हमारे पास नहीं है, सो हम तो नहीं जा पाएंगे, सो आप एक बार मोहनदास से मिल लीजिए, मोहन से। तो वो उनके पास जाते हैं, उनके पास ये अपना प्रस्ताव रखते हैं कि आप, मेरा एक केस है, सो आप वहाँ पे जा कर के थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये बोलते हैं हम तो अभी, मेरे पास तो अनुभव तो है नहीं, आप मुझे क्यों मतलब चुन रहे हैं, अभी तो हम नया वकील हैं, हमें तो उतना जानकारी तो है नहीं। तो मेन जो ये साउथ अफ्रीका जाने का, इनको भेजने का ये अब्दुल्ला सेठ जो इनको भेजे, ये ट्रांसलेटर का काम करने के लिए भेजे, क्योंकि इन्हें गुजराती भी आती थी, हिंदी भी आती थी और अंग्रेजी भी आती थी। और साउथ अफ्रीका में पहले से जो इनके वकील, अब्दुल्ला सेठ के जो वकील थे, वो गुजराती तो उनको आती नहीं थी। तो इनका कहना था कि आप मेरा ट्रांसलेटर का काम करना है, आपको जो हम बताएंगे उनको आपको वो ट्रांसलेट करके समझा देना है, क्योंकि हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती है और वो चीज़ को समझाने में। सो आप उस कार्य के लिए ही आपको जाना है, न कि आपको वहाँ के कोर्ट में जाकर के आपको बहस करनी है और कोई अपना, मेरे तरफ से आपको कोई पक्ष रखना है, तो वो काम नहीं है। तो बोले कि ठीक है, इसके लिए कितना समय लगेगा, कितना दिन हमको वहाँ रहना होगा? तो नहीं, 1 साल से ज़्यादा तो आपको समय नहीं लगेगा, सो आपको 1 साल के अंदर में ही आप वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें आप क्या क्या देंगे? तो 105 पाउंड निर्धारित किया गया था उनका फीस, और खाना पीना रहना जो भी था वहाँ का, वो सारा उनको देने की बात हुई थी। और गांधी जी भी सोचे कि अब यहाँ तो कुछ तो हो नहीं रहा है, अब बैठे रहने से तो चलो अच्छा है कि एक देश भी घूम लेंगे और आगे की जो भी प्रक्रिया है कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। तो वहाँ से फिर वो रवाना अपना सोच लिए कि नहीं, सो अब ऐसा है कि चला जाए और आया जाए वहाँ से घूम फिर करके। तो वहाँ से अपना सारा
जो भी था पैकिंग वगैरह वो करके सारा रेडी हो गए। और अब फिर वो विदेशी धरती को जाने के लिए तैयार हो गए। ये इनका सेकंड जो यात्रा था विदेश का। पहला था वो लंदन के लिए रवाना हो गए और दूसरा वो साउथ अफ्रीका के लिए। और यही साउथ अफ्रीका था जो गांधी जी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहीं से इनका बना था। यहीं से इनकी पहचान स्टार्टिंग पॉइंट बनता है जीवन में पहचान। और ख़ास करके इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा तरीका था। तो अब वो समय आ गया कि फिर से एक बार विदेश घूमने का मौका मिला। और मई माह 1893 वो समय था जब वो भारत से विदेश के लिए फिर वो प्रस्थान कर गए। साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। सारा डील हो गया था, क्या लेना है क्या देना है, जो भी बात थी वो सारा बातचीत हो करके वो रवाना हो चुके थे। अब फिर मुंबई गए। मुंबई से फिर वो जहाज़ पकड़े, जहाज़ पकड़ के अपना साउथ अफ्रीका के लिए चल पड़े। तो जब वो साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पे सेठ अब्दुल्ला के जो आदमी होते हैं, अब्दुल्ला फरीम, वो इनसे उनकी मुलाकात होती है। वो उनको ले जाते हैं, अपने घर रखते हैं, सारी बात बताते हैं, जो भी मैटर है कि कैसे कैसे क्या करना है, आगे का क्या प्लानिंग है, वो प्लानिंग उनको बताते हैं। इनको भी बहुत खुशी होती है कि चलो अब तो हम यहाँ आ ही गए हैं, अब आगे का जो भी प्रक्रिया है उस चीज़ को हम लोग समझ के बूझ करके आगे का जो भी काम है, जिस उद्देश्य से आए वो अपना काम पूरा करें। और गांधी जी उस उद्देश्य में लग जाते हैं। उनको आसपास का जो भी था, हालांकि जब ये साउथ अफ्रीका पहुँचे तो वो साउथ अफ्रीका में वो आपको डरबन में रुके थे। वो जगह जो था वो डरबन, तो डरबन में रुके और डरबन में ही उनको जो जगह था उनको घुमाया गया। अदालत भी एक बार उनको दिखाया गया कि देख लीजिए यहाँ का जो कोर्ट होता है वो कोर्ट इस टाइप का होता है और इस टाइप के यहाँ पे जो रूल फॉलो की जाती है। तो एक बार जब इनको कोर्ट ले जाया गया, डरबन के कोर्ट में जब मतलब घुमाने के लिए, तो उस वक्त इनका ड्रेस हुआ था, गुजराती ड्रेस पहनते थे, सर पे वो पगड़ी और फ्रॉक कोट लगाते थे और धोती पहनते थे। तो उस वक्त भी अपना इसी तरह इसी वेशभूषा में वो वहाँ पहुँचे। अच्छा, जब कोर्ट पहुँचते हैं तो जज इनको देखते हैं, तो देख करके इनको इशारा करते हैं कि आप अपना टोपी उतार दीजिए, जो पगड़ी आप पहने हैं उसे उतार दीजिए। और ये उतारने से मना कर देते हैं। ये समझ नहीं पाते हैं मैटर को, ये हमें क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो फिर वो उनके साथ जो थे अब्दुल्ला सेठ के आदमी, वो उनको बताते हैं कि आपको बोले हैं ये उस सर से उतार दीजिए। तो बोले नहीं, ये हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, हम क्यों उतारें। पर इनको बताया गया कि यहाँ का नियम कानून इस टाइप से है, कोर्ट में इस टाइप से आपको नियम को पालन करना पड़ेगा। तो जब इनको जानकारी हुई तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो इस टाइप से वो कोर्ट भी घूमे। कोर्ट घूमने के बाद जिस उद्देश्य से वो आए थे वो समय भी नज़दीक आ गया था। तो सेठ अब्दुल्ला के आदमी बोले कि ठीक है, अब तो बहुत नज़दीक आ गया है केस का मामला, सो अब आपको डरबन से प्रिटोरिया जाना है, क्योंकि केस जो था प्रिटोरिया शहर में वहाँ की अदालत में थी केस, ये डरबन में रुके हुए थे। तो डरबन से प्रिटोरिया के लिए फिर इनको यात्रा करनी थी। तो अब वो समय आने वाला है जो हम लोग जानते हैं कि इनको ट्रेन से जो फेंका जाता है। तो अब हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की यात्रा करनी थी, क्योंकि काफ़ी दूरी थी। तो उस चीज़ को समझ रहे थे कि यहाँ के भारतीयों के प्रति जो है अंग्रेज़ का अच्छा नीयत नहीं है। तो उसके बाद इनको फर्स्ट क्लास का टिकट कटाया गया और टिकट कटा करके उस बोगी में बैठा दिया गया। और ट्रेन भी अपने निर्धारित समय शाम के 8 बजे वहाँ से खुल चुकी थी डरबन के लिए, और डरबन से प्रिटोरिया के लिए। तो जब गाड़ी खुलती है तो इन फर्स्ट क्लास में भी बैठे रहते हैं, बस जस्ट आमने सामने सीट पे अंग्रेज़ भी थे, ये भी बैठे थे। उस वक्त भी अपना वो गुजराती ड्रेस वो पहन करके बैठे हुए थे। तो सामने वाला जो अंग्रेज़ था, ये सबसे पहली बात तो ये भी कि अंग्रेज़ इनसे नफ़रत किए क्या कारण था। गांधी जी तो फर्स्ट टाइम गए थे, ऐसा कोई तो काम तो किए नहीं थे जो इतने हाईलाइटेड थे जो गांधी जी को ट्रेन से फेंका। तो गांधी जी को ट्रेन से जो फेंकने का कारण जो है मेन, क्यों फेंका गया, गांधी जी का तो ऐसा कोई रोल नहीं था कि उन्होंने कोई गुनाह किया। हम लोग इतना ही जानते हैं कि गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया। तो फेंकने का कारण क्या था, गांधी जी क्या गुनाह किए थे, गांधी जी का क्या गुनाह था जो उनको ट्रेन से फेंका गया। तो वो बात हम आपको आगे बताते हैं।
तो जब वो ट्रेन में बैठे थे तो अंग्रेज सामने वाले सीट पे बैठे थे। तो वो अंग्रेज को ये मतलब पसंद नहीं आया कि ये व्यक्ति काला चमड़ी, गांधी जी काले चमड़ी के थे और वो अंग्रेज गोरे चमड़ी के थे। तो वो समझ गया कि ये हमारा दुश्मन है जिसे हम नफरत करते। वो उनको बोले कि ठीक है, आप ऐसा करो बड़ी गंदी निगाहों से कि तुम यहाँ से हटो, तुम यहाँ से हटो और तुम जा कर के गेट के पास बैठो। गांधी जी ने इस बात का विरोध किया कि भाई मेरे पास टिकट है, हम क्यों जाएं, हम तो टिकट ले रखे हैं और हम जाएंगे नहीं। तो इस बात पे अंग्रेज़ को गुस्सा आया और अंग्रेज ने भरपूर लात घूसों की बरसात गांधी जी पे की और गांधी जी को मार करके लात घूसों से उनको गेट के पास बैठा दिया गया। अब गांधी जी करे तो क्या करे भाई, अकेले आदमी फर्स्ट टाइम उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, साथ में कोई जान पहचान के हैं नहीं। गांधी जी भी चुपचाप बैठ गए। अब बात इतनी बिगड़ने वाली थी कि गांधी जी इस विषय में कभी सोचे भी नहीं थे कि इससे भी भयावह स्थिति उस ट्रेन में आने वाली थी। और वो जो अंग्रेज़ था, उस अंग्रेज़ को सिगरेट पीने की तलब जाग उठी कि अब हमें सिगरेट पीना है। तो फिर वो गेट के पास जा कर के गांधी जी को कहते हैं कि अब तुम यहाँ से हटो, अब तुम यहाँ से हटो, मुझे सिगरेट पीनी है। तो गांधी जी फिर एक बार विरोध करते हैं कि भला हम क्यों हटे, भला हम क्यों हटे, आप तो एक तो वहाँ से आप मुझे हटा दिए और फिर यहाँ से आप मुझे हटाने की बात कर रहे हैं, सो हम अब नहीं हटेंगे। फिर उस अंग्रेज़ को गुस्सा आया और फिर उसने गांधी जी को बुरी तरह से मारा। मारने के बाद उसका ये प्लानिंग था कि गांधी जी को ट्रेन से ही फेंक दिया जाए, पर भला उस आदमी का जो उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उन्होंने इस बात पे आपत्ति जाहिर की और उसको जो अंग्रेज़ थे उसको समझाया कि नहीं अब तुम छोड़ दो इसे, बहुत तुमने पहले ही मारा और अब फेंकना अच्छी बात नहीं, तुम छोड़ दो इसे। तो उसने वो छोड़ दिया उसकी बातों को मान के और गांधी जी बहुत डरे सहमे थे। यही सब हालात चल ही रहे थे कि आने वाला जो स्टेशन आने वाला जो स्टेशन है जिसे हम लोग इतिहास में बहुत हम लोग पढ़ते हैं, ख़ास करके इतिहास में उस स्टेशन का नाम बहुत फेमस कर दिया गया है, जो पीटर मारिसबर्ग वो स्टेशन का नाम था जहां गांधी जी को उस ट्रेन से फेंका जाता है। ट्रेन के आने पर, स्टेशन पे आने पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया जाता है और सामान भी फेंक दिया जाता है। तो अब ट्रेन तो खुल गई, अब हम क्या करें, अब करें तो क्या करें। अब आने का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई और ट्रेन आए और फिर जो आगे का जो सफ़र है उससे हम बची हुई सफ़र को हम पूरा करें। इस विषय में उन्होंने स्टेशन मास्टर को भी सूचित किया, उनको भी ये चीज़ की जानकारी दी गई कि देखिए हमारे साथ इस तरह की जातियाँ हुई, पर उनको कोई वहाँ से मदद नहीं मिली क्योंकि सारे लोग तो अंग्रेज़ ही थे, तो भाई मदद कहाँ से। चलिए, सफ़र की तो शुरुआत तो हुई थी तो उसे अंत में भी उनको पहुंचाना था और इसी तरह से फिर आने वाली ट्रेन से फिर बची हुई यात्रा को उन्होंने पूरा किया और प्रिटोरिया स्टेशन वो पहुंचे जहां उनको जाना था। अंतिम यात्रा वहीं पर थी। वहां पहुंचने के बाद फिर उन्होंने जनरल मैनेजर को भी इस विषय में सूचित किया, अपनी सारी घटना को बताया, पर इसका कोई रिजल्ट उचित नहीं निकला और वो समय बीतता गया। गांधी जी भी इस विषय पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, बोले कि चलो अब जो होना था वो तो हो गया, पर जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम लोग कायम करें और उस उद्देश्य को कायम करके अपना जो काम है उसको एक अंजाम दें, जो काम है। और वो अपने केस पर फोकस करने लगे। कुछ दिन के बाद ही वहाँ पे केस की सुनवाई होने वाली थी। उससे पहले जब गांधी जी केस की पूरी जानकारी लेने लगे तो उनको इस चीज़ का बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ कि जो लड़ने वाले व्यक्ति थे दोनों आपस में रिश्तेदार थे। तो इस बात से वो बहुत चिंतित हुए कि अरे आप लोग दोनों रिश्तेदार हैं और लड़ाई झगड़ा इस चीज़ का क्यों ना इसे आपस में बैठ करके हम लोग सुलझा दें। दोनों पक्ष को आपस में बैठ करके सुलझाने की बात हुई और जो दो पक्ष थे, एक पहला पक्ष तो सेठ अब्दुल्ला ही थे और दूसरा पक्ष जो था सेठ तैयब जी। ये दोनों पक्ष को बैठा करके बोले कि ऐसा है कि आपको, एक तो हम इनके पक्ष से हैं ही, एक आप अपने पक्ष से पंच जो हम लोग बनाएंगे उसमें आप अपना आदमी भेजिए और अपने आदमी को रखिए और पंच का जो निर्णय होगा उस निर्णय पे सब लोग सहमति जाहिर करेंगे और सहमति जो जाहिर होगी उस पर आगे की काम हम लोग करेंगे। तो इस बात पे वो माने। अब मान करके बोले ठीक है, अगर आप ऐसी बात करते हैं तो कोर्ट कचहरी में जाने से क्या फ़ायदा, हम लोग यहीं पे इसका निपटारा कर लेते हैं।
उनकी बात को मान करके पंच बैठाया गया और पंच में जो भी समस्या थी वो समस्या को रख दी गई थी, क्योंकि आपस में रिश्तेदार थे और अपना घरेलू मामला था और कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा था। उस विवाद को निपटारा पंच के माध्यम से हो गई और कोर्ट कचहरी का झंझट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और जो पक्ष आता है, पंच का जो पक्ष आता है, वो पक्ष सेठ अब्दुल्ला के पक्ष में चला जाता है और सेठ तैयब के पक्ष में नहीं जा करके सेठ अब्दुल्ला के पक्ष में आता है। तो सेठ अब्दुल्ला के पक्ष में आ जाता है तो गांधी जी की जीत हो जाती है और जीत ऐसी जीत हो जाती है कि जो वहाँ पे जो खर्च होने वाले थे वो खर्च सब बच जाता है। तो गांधी जी इस तरह से पहला अपना केस को जीत लेते हैं। तो इस जीत की खुशी में सेठ अब्दुल्ला इन पे बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर के बोलते हैं कि ठीक है, अब आप जिस उद्देश्य से आए थे आपने तो वो उद्देश्य को पूरा कर दिया, तो अब ऐसा किया जाए कि अब भारत फिर से अब वापस आपको भेज दिया जाए, क्योंकि आप तो यहाँ कुछ है नहीं। और गांधी जी भी खुश हो गए कि नहीं, आप चलिए जिस हम काम से आए हैं अब भारत हम यहाँ से रवाना हो जाएं। बहुत अच्छी बात, भारत के लिए उन्होंने रवाना का सारा प्लान हो गया था। पर उसी बीच बोले कि ठीक है, रवाना होने से पहले एक इस खुशी में एक हम आपको भोज देना चाहते हैं। खुशी में तो एक पार्टी हुई, उस पार्टी में जितने भी थे नेटाल के बासिंदा उनको बुलाया गया, अपने जो जात बिरादर के थे जिससे उनको जान पहचान थी उन सबको बुलाया गया। गांधी जी भी थे, गांधी जी तो चीफ गेस्ट ही थे, तो गांधी जी की काफ़ी पहचान हो चुकी थी वहाँ के लोगों से। इस विषय को लेकर के जो अंग्रेज और हिंदुस्तानी के जो टकराव होता था तो उस विषय को लेकर के काफ़ी जान पहचान हो चुकी थी। सब लोग आए और ये भी खुशी हो गई थी कि भारत से एक वकील आया और इस तरह से केस का निपटारा वो कर दिए। तो ये सबसे ज़्यादा अपने वहाँ के जो समाज के लोग थे हिंदुस्तान के, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मायने रखा इस बात को। भोज जब होने वाली थी तो उसी जगह गांधी जी बैठे थे, सारे हिंदुस्तानी लोग भी थे। अब बैठ कर के भोज हो रही थी तो गांधी जी को तो पेपर पढ़ने की आदत थी, गांधी जी पेपर पढ़ रहे थे। पेपर पढ़ते हुए गांधी जी की एक उस पेपर पे जो एक आर्टिकल था उस पर नज़र गई। उस पर जब अखबार को जब वो पढ़ते हैं तो उस पर एक साफ तौर पे लिखा हुआ था उस अखबार में, इंडियन फ्रेंचाइजी यानी हिंदुस्तानी मताधिकार के लिए सदस्यता चुनने का अधिकार उससे छीन लेना। ये वहाँ का जो भी संसद था वहाँ पे ये कानून पास हो कर के भारतीयों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। तो गांधी जी जब ये कानून के बारे में उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि कानून क्या है और इससे क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो इस विषय को जानने के बाद गांधी जी सेठ अब्दुल्ला के जो परिवार के थे उनको इस विषय में बताते हैं कि देखिए ये जो कानून है इसे आप जानते हैं, इससे आपको क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, आप विदेशी धरती पर हैं, अपने देश में तो है नहीं। तो वो कहते हैं कि हमें इससे क्या करना, हम तो व्यापारी आदमी हैं, व्यापार का ही काम जानते हैं, व्यापार का ही मैटर को समझते हैं, इस सबसे इससे हमको लेना देना क्या है। पर गांधी जी उनको चेतावनी देते हैं कि देखिए अगर ये कानून अगर पास हो गई तो आप लोग को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेठ जो थे अब्दुल्ला के आदमी वो इस पे ध्यान नहीं दिए और बात को वहीं पर वो नज़रअंदाज कर दिए। पर बात वो नज़रअंदाज कर दिए, पर बाकी के जो कुछ लोग सुन रहे थे उनमें से एक आदमी गांधी जी के समक्ष अपनी बात को रखे कि मोहनदास जी, सो आप एक माह रुक जाइए, हम लोग जितने भी भारतीय हैं आप जैसे कहेंगे हम वो करेंगे, आप जो कहेंगे हम सारी बात को मानेंगे, पर आप हमारा साथ दीजिए, आप हम लोग को इस मुसीबत से निकालिए, नहीं तो हम लोग को ये मुसीबत से कोई नहीं निकालेगा। ये जो सत्याग्रह था यही सत्याग्रह ये करने वाले थे। तो गांधी जी समस्या को तो जानते थे, अब गांधी जी भी सोचे कि हम कैसे छोड़ के जाएं। तो ऐसा करते हैं कि जो भी है अपना इनको मदद जहाँ तक हो हम करेंगे मदद। तो गांधी जी ने उनकी बात को माना और सेठ अब्दुल्ला के जो आदमी थे उन्होंने भी इनको कहा कि अगर आपसे संभव है तो आप समय दीजिए और रुक जाइए, जो है मदद कर दीजिए, बाकी के जितने भी यहाँ भारतीय हैं वो आप जैसे कहेंगे सारे भारतीय आपके साथ देंगे। तो गांधी जी भी ने
प्लानिंग को बनाया। उसी वक्त अपने दिमाग में सारा प्लानिंग सेट किए कि कैसे कैसे अब रणनीति को बनाना है और इस कानून को कैसे रद्द करवाना है। उन्होंने जितने भी भारतीय थे उन सारे भारतीयों को इकट्ठा करके उनका हस्ताक्षर अभियान सबसे पहले उस कानून के विरोध में चलाया। अब आते हैं मेन पॉइंट कि कानून क्या था। कानून इन लोग के विरोध में क्यों खड़ा हुआ। जो भारतीय थे वो साउथ अफ्रीका कैसे पहुंचे, क्या कारण था। ब्रिटिश से तो ये तो भारत ऑलरेडी पहले ही गुलाम था, तो ये कैसे पहुंचे। अब उस कहानी को जानेंगे। उसी कहानी की वजह से गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया और उसी बात से ये सत्याग्रह करना पड़ा। बात आज जो है वो साल थी 1860। 1860 में साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज का ही राज हुआ करता था। और नेटाल जो शहर है, जो उस वक्त का भी शहर और अभी भी शहर है, तो उसमें क्या था कि अंग्रेज जो थे खेती बाड़ी करने से बहुत ही घबराते थे और वो सोचते थे कि ये हमारे इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, हम क्यों करें। तो खेती बाड़ी अगर होगी नहीं तो फिर फल सब्जी बाकी अनाज कैसे पैदा होंगे। तो उन्होंने भारत सरकार, जो उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी, उनके सामने ये प्रस्ताव रखे कि आप यहाँ से जो भी मजदूर हमारे यहाँ जाएंगे उनको ये हम सुविधा देंगे। एक प्रलोभन उनको दिया गया। अब सुविधा क्या देंगे कि अगर आप हमारे यहाँ 5 साल तक मेहनत मजदूरी करेंगे, खेत में अगर काम करेंगे, फल सब्जी अगर उगाते हैं 5 साल तक, तो मैं आपको वहाँ का ज़मीन का मालिकाना हक दे दूँगा, वहाँ पे व्यापार करने का अधिकार दूँगा, वहाँ पे बसने का अधिकार दूँगा और आपको अपनी बराबरी का अधिकार दूँगा। क्योंकि उनको तो ज़रूरत थी, अगर ये लोग नहीं जाते तो काम कैसे होती। तो इस लेकर के स्टार्टिंग का ये प्रलोभन उनको दिया गया कि जितने से जितने अधिक से अधिक संख्या में यहाँ से भारतीयों को वो वहाँ ले जाएं। और वो कानून बनाया गया, उस कानून का नाम था गिरमिटिया कानून। गिरमिटिया कानून के तहत ही उनको भारत से साउथ अफ्रीका ले गया था, 1860 में ले जाया गया और उस शहर में जाकर के उसको बसाया गया। अफ्रीका के वो शहर था नेटाल शहर, जहाँ पे उस सबको रखा गया। और नेटाल शहर में बसाने के बाद वहाँ पे खेती बाड़ी हुई और भारतीय इतनी मेहनत किए कि दिन दुगना रात चौगना वहाँ पे मेहनत किए और उस मेहनत की वजह से जो भी था वहाँ का डिमांड उन्होंने पूरा किया। फल सब्जी खेती बाड़ी सब किए और दिन प्रतिदिन अपनी तादाद को बढ़ाते गए, अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते गए और मालिकाना हक उनको मिलता गया। तब तक कोई परेशानी नहीं थी, पर दिन प्रतिदिन संख्या उनकी बढ़ती गई। आप जैसे देख लीजिए कि बिहार से मजदूर जाते हैं महाराष्ट्र में, तो उनकी जब संख्या बढ़ती है वो डेवलप करने लगते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ राजनीतिक पार्टी इसका बहिष्कार करते हैं और मार करके भगा देते हैं। तो उसी तरह जब वो वहाँ पहुँचे तो वो कहने लगे कि ये काली चमड़ी वाले आकर के इतने न डेवलप कर लिए जो हमारी बराबरी करने लगे, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि इस सब को अब यहाँ से भगा दिया जाए और जितने भी अधिकार हैं इनके अधिकार को छीन लिया जाए। हमने जो गिरमिटिया कानून के तहत जो इनको अधिकार दिए थे वो गिरमिटिया कानून को अब रद्द कर दिया जाए और अब जो कानून लाया जाए इस पे इतने न टैक्स बढ़ाया जाए कि इनका घर द्वार भी बेचना पड़ जाए और बेच करके ये भागे यहाँ से। तो ये मेन समस्या थी। गांधी जी को जो ट्रेन से फेंका गया, एक्चुअल में ये उनका शिकार हो गए। वो अंग्रेज जो सोचे कि ये भी वही लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, क्योंकि उनका वेशभूषा भी वही था, रंग भी काला था। तो जिस वजह से वो अंग्रेज इनसे नफरत कर बैठे और वो भी सोचे कि ये हमारा दुश्मन है, ये भी यहाँ पे धंधा पानी करके बहुत पैसा कमा लिया और हमारे बराबरी में आ गया। तो वहाँ वो अंग्रेज कंफ्यूज हो गया, गांधी जी से उनकी मतभेद हुई और गांधी जी इस चीज़ के शिकार हो गए। तो गांधी जी तो जान चुके थे कि आपने जब आपको ज़रूरत थी तो आपने कानून बना करके हमको ले आए, ये सुविधा देंगे और जब आज हम डेवलप किए
तो आज आप फिर उस कानून को रद्द करने की बात कह करके कह रहे हैं कि नहीं वो हम रद्द करेंगे, और तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। सभी भारतीयों के जीवन खतरे में पड़ गई थी, सारी संपत्ति जो भी